नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन कहानी और तर्क की पहेली को डिकोड करने वाले हैं जो है तो सदियों पुरानी, लेकिन यकीन मानिए आज भी हमारे दिमाग के तार झंझना सकती है। हम बात कर रहे हैं राजा विक्रमादित्य और बेताल की उस मशहूर तार्किक पहेली की जो न केवल जीवन और मृत्यु के इर्द गिर्द घूमती है, बल्कि न्याय और समाज के नियमों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करती है। मालती का पुनर्जन्म और उस पर राजा का जो आखिरी फैसला था, वो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा कल्पना कीजिए, 3 आदमी हैं और तीनों का एक ही दुल्हन पर बिल्कुल बराबर का दावा है। एक ऐसी दुल्हन जो मौत के मुंह से वापस लौट आई है। अब सवाल ये उठता है कि असल में वो किसकी होनी चाहिए। मतलब ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही उलझी हुई नैतिक और कानूनी दुविधा है। मालती नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की है जिसके लिए 3 अलग-अलग लड़कों का चुनाव किया गया था, और अब जब वो एक चमत्कार के जरिए मृत्यु के बाद फिर से जिंदा हो गई है, तो ये तीनों उस पर अपना अधिकार जता रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये अजीब और गरीब स्थिति आखिर पैदा कैसे हुई। आइए देखते हैं। तो ये पूरा मामला ना एक बहुत ही अजीब और बड़ी कंफ्यूजन से शुरू होता है। केशव नाम के एक ब्राह्मण थे। जब उनकी बेटी मालती विवाह के लायक हुई तो घर वालों को चिंता होने लगी। एक दिन क्या हुआ, पिता किसी काम से बाहर गए थे, भाई पढ़ने गया था और घर पर सिर्फ माँ थी। तभी एक बहुत ही योग्य लड़का घर आया और माँ ने तुरंत मालती का विवाह उससे तय कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बाहर गए पिता को भी एक दूसरा योग्य लड़का मिल गया और उन्होंने भी उससे वचन दे दिया। उधर भाई भी पीछे नहीं रहा, उसने भी अपने एक साथी से यही वादा कर दिया। अब सोचिए, जब तीनों घर वापस लौटे तो भयंकर कंफ्यूजन। एक लड़की और 3-3 होने वाले दूल्हे, ये तो एक बहुत ही अजीब असमंजस की स्थिति बन गई थी। अब इससे पहले कि परिवार वाले शांति से बैठकर ये तय कर पाते कि भई मालती का विवाह आखिर किससे होगा, किस्मत ने एक बहुत ही क्रूर खेल खेला। विवाह से ठीक पहले मालती को एक जहरीले सांप ने काट लिया। परिवार और उन तीनों लड़कों ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, बहुत भागदौड़ हुई, लेकिन सब बेकार। मालती नहीं बच सकी। जो घर कुछ ही पलों पहले विवाह की तैयारियों में जुटा था, वो अचानक गहरे सदमे में डूब गया और आखिरकार निराश होकर उन्होंने उसे शमशान ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब इस दुखद घटना के बाद कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। मालती के जाने के बाद उन तीनों लड़कों का दुख अलग अलग तरीकों से बाहर आया। पहले लड़के ने चिता से मालती की हड्डियां चुनी और एक फकीर बनकर जंगल की तरफ निकल गया। दूसरे लड़के का तरीका बिल्कुल अलग था। उसने राख की एक गठरी बांधी और शमशान में ही एक झोपड़ी बनाकर उस राख के साथ रहने लगा। और तीसरे ने तो पूरी दुनियादारी ही छोड़ दी, वो एक योगी बन गया और दर बदर भटकने लगा। देखिए, तीनों का दुख बहुत गहरा था, लेकिन उसे व्यक्त करने का उनका रास्ता एकदम अलग था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है। हम बात कर रहे हैं संजीवनी विद्या की, एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। हुआ यूं कि वो जो तीसरा लड़का था ना, जो योगी बनकर भटक रहा था, एक दिन वो किसी नगर में एक घर में भोजन करने बैठा। वहां उसने खौफनाक नजारा देखा। उस घर की महिला ने गुस्से में आकर अपने ही छोटे बच्चे को जलते चूल्हे में फेंक दिया, जिससे वो बच्चा जलकर राख हो गया। योगी ये देखकर सन्न रह गया और उसने खाना खाने से मना कर दिया। तब उस घर के मालिक ने अंदर जाकर संजीवनी विद्या की एक पोथी निकाली, एक मंत्र पढ़ा और उस राख हो चुके बच्चे को फिर से जीवित कर दिया। ये चमत्कार देखकर उस तीसरे लड़के के दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा कि अगर ये जादुई पोथी उससे मिल जाए तो वो मालती को वापस ला सकता है। और फिर रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, उसने वो पोथी चुरा ली और सीधा उसी शमशान की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाकी दोनों लड़के अभी भी वहीं मौजूद हैं। उसने उन्हें संजीवनी विद्या के बारे में बताया। बिना एक पल गवाए उन दोनों ने मालती की राख और हड्डियां निकाली, और जैसे ही तीसरे लड़के ने मंत्र पढ़ा, चमत्कार! मालती उन राख और हड्डियों के ढेर से सचमुच उठ खड़ी हुई। वो बिल्कुल वैसी ही जीवित हो गई थी जैसी वो पहले थी। और बस यहीं से शुरू होता है असली बवाल और बेताल का वो उलझा हुआ सवाल। मालती अब जिंदा है, लेकिन अब सामने 3 लड़के खड़े हैं। तीनों ही मालती को चाहते हैं। तीनों ने ही उसके लिए अपना जीवन त्याग दिया था और अब तीनों उसके लिए आपस में झगड़ रहे हैं। बेताल राजा विक्रमादित्य को ये पूरी कहानी सुनाने के बाद रुकता है और पूछता है,
अब बताइए राजन, न्याय के हिसाब से वो लड़की किसकी पत्नी होनी चाहिए? जरा आप भी सोचिए, इस स्थिति में सबसे मजबूत अधिकार किसका बनता है? चलिए तीनों के दावों को जरा तौल कर देखते हैं। तीनों के ही तर्क बहुत मजबूत लग रहे हैं। पहले ने उसकी हड्डियों को संजो कर रखा, जो कि एक बहुत ही पवित्र कार्य माना जाता है। दूसरे ने उसकी राख के साथ झोपड़ी बनाकर अपना पूरा समय उसी की याद में बता दिया। और तीसरे ने तो उसे जीवन का ही दान ले दिया, जो शायद सबसे बड़ा काम लगता है। अगर हम आज की सोच के हिसाब से देखें तो शायद हम में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि जिसने मालती को फिर से जीवित किया वही असली हकदार है, क्योंकि उसी ने सबसे बड़ा चमत्कार किया है ना। लेकिन क्या न्याय हमेशा सिर्फ चमत्कार या सबसे बड़ी उपलब्धि को देखकर किया जाता है? राजा विक्रमादित्य का जवाब सुनकर आप शायद एकदम हैरान रह जाएं। उनका फैसला बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने कहा, वो मालती उसकी पत्नी होनी चाहिए जिसने झोपड़ी बनाकर उसकी राख के साथ समय बिताया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राजा ने उस लड़के को नहीं चुना जिसने जादुई किताब से उसे जिंदा किया, और ना ही उसे जिसने उसकी हड्डियों की रक्षा की, बल्कि राजा ने उस दूसरे लड़के को चुना जो चुपचाप उसकी राख के पास बैठा रहा। पहली नज़र में ये फैसला बिल्कुल उल्टा और अजीब लग सकता है। आखिर ऐसा क्यों? इतना बड़ा चमत्कार करने वाले को राजा ने इग्नोर क्यों कर दिया? और यहीं पर यह कहानी प्राचीन भारतीय समाज की गहरी सोच और उनके तर्क को हमारे सामने रखती है। प्राचीन संस्कृति में आपके द्वारा किए गए काम सिर्फ काम नहीं होते, बल्कि वो समाज में आपके रिश्ते और आपकी भूमिका को तय करते हैं। राजा के लॉजिक के अनुसार जिसने संजीवनी विद्या सीखकर मालती को जीवन दिया, उसने एक निर्माता या जन्म देने वाले का काम किया। इसलिए वो सांस्कृतिक रूप से उसके पिता के समान हो गया। जिसने उसकी हड्डियों को सहेजा, वो काम आमतौर पर अंतिम संस्कार के बाद एक बेटे का होता है, इसलिए वो उसका बेटा बन गया। लेकिन जिसने राख के पास झोपड़ी बनाई और शोक में उसके साथ रहा, उसने बिल्कुल वही काम किया जो एक शोक संतप्त पति अपनी पत्नी के वियोग में करता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि न्याय केवल ये नहीं देखता कि किसने कितना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, बल्कि ये देखता है कि उस काम का सामाजिक और नैतिक अर्थ क्या है। यहाँ स्थिति बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। जीवन देने वाला पिता के समान है और हड्डियों की रक्षा करने वाला पुत्र के समान है। और समाज के नियमों के अनुसार एक पिता या एक पुत्र के साथ विवाह होना एक असंभव और घोर वर्जित कार्य है। इसलिए तार्किक और सांस्कृतिक दृष्टि से विवाह के योग्य केवल वही बचता है जिसने एक सच्चे जीवन साथी की तरह दुख में उसका साथ नहीं छोड़ा और उसकी राख के पास झोपड़ी बनाकर रहा। अब देखिए, ये बात हमारी आज की दुनिया से कैसे जुड़ती है। आज के समय में हम उपलब्धियों को पूछते हैं। हम उसे इनाम देना चाहते हैं जिसने सबसे मुश्किल काम किया, यानी जिसने मालती को जिंदा किया। हम उसे एक हीरो मानते हैं। लेकिन प्राचीन तर्क धर्म और कर्तव्य पर आधारित था। वहां सही और गलत का फैसला इस बात से होता था कि आपने समाज में अपनी भूमिका और पारिवारिक मर्यादाओं का कितनी पवित्रता से पालन किया है। राजा विक्रमादित्य का ये फैसला समाज के उस पवित्र ताने बाने को बनाए रखने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और चुनौतीपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सांस्कृतिक संदर्भ वास्तव में ये बदल देता है कि हम आज सही और गलत को कैसे देखते हैं? क्या हम आज के न्याय में रिश्तों की पवित्रता और सामाजिक भूमिकाओं को भूलकर सिर्फ नतीजों और सफलताओं के पीछे भाग रहे हैं? मालती और उन 3 लड़कों की ये कहानी महज कोई जादुई लोक कथा नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे मूल्य और हमारा तर्क किस बुनियाद पर टिके हैं। इसी दिलचस्प और गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।